हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी अपनी पाठशाला। आज की वीडियो के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर के जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चन आए हुए हैं 1 मार्क्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो 1 मार्क क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, why do electrostatic field lines not form closed loop? तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फर्स्ट कंजर्वेटिव इन नेचर। फर्स्ट तो आपका क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, और सेकंड है बिकॉज इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट्स होता है पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट्स एट्स नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे क्या करता है, ये टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, इस कारण ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका नंबर कभी भी नहीं कटेगा। ठीक है, मैं अपने पिछले वीडियोस में इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बता दिया यहाँ भी, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस्ड ईच अदर? Because at the point, if they will cut each other, then at the point of intersection the direction of electric field be of two direction, है ना। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कट करती है ना, तो इस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी ऑफ टू डायरेक्शन, है ना। तो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एट ए पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो सकता है। क्लियर है, तो वही आपको लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट ए सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन है। तो मैं इसको भी अपने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा हूँ। बिकॉज मैं जानते हैं, सपोज कीजिए ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है ना, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा, है ना। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सरफेस होता है, मेटल सरफेस होता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो डी वी क्या होता है आपका, जीरो होता है ना। तो डी वी जीरो हो गया, तो या डेल्टा भी बोलिए, है ना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस होता है तो पोटेंशियल सरफेस है तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो होगी। अब चूंकि ई जीरो नहीं है, डी आर जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा ही जीरो हो सकता है। क्लियर है, तो कॉस थीटा इज जीरो, दिस इम्प्लाइज थीटा इज 90 डिग्री, बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू ही जीरो होती है। हेंस दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। क्लियर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। क्लियर है, तो यहाँ से भी आप आंसर को एक्सप्लेन कर पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड, यहाँ पे आपका Q1 है ना, Q1 and Q2 are placed at distance d apart as shown in the figure. The electric field intensity is 0 at the point P on the line joining them as shown. Write 2 conclusions that you can draw from this. ठीक है, तो मैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताया, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा हूँ, फिर भी अब मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ। ठीक है, Q1 and Q2, if Q1 and Q2 are of same nature, है ना, तो इनके लिए जो न्यूट्रल पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो इन लाइन ज्वाइनिंग के कहीं मिडिल में ही होगा। सपोज कीजिए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, बट इनके बीच में ही कहीं पे होगा। इफ़ Q1 एंड Q2 का नेचर सेम होगा तब, है ना, ये तो हमेशा ध्यान में रखना है कि Q1 और Q2 का नेचर यदि सेम है तब इनके बीच में कहीं पे लाइन होगा। यदि Q1 एंड Q2 का नेचर सेम है तो मैं बता दिया कि इनके बीच में कहीं पे होगा। और यदि इफ़ Q1 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल है तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो एकदम एग्जैक्टली मिडिल में होगा, एग्जैक्टली मिडिल में होगा। ठीक है, तो दिस इज योर न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। अब सपोज कीजिए
कि दोनों का नेचर अपोजिट है, एक Q1 है और ये अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या दूसरा पॉजिटिव है फर्स्ट नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं पे इनके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग कहीं पे होगा, है ना, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग कहीं पे होगा। क्लियर है? इधर भी हो सकता है, Q2 के राइट में भी हो सकता है, Q1 के लेफ्ट में भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किधर होगा। तो मैग्नीट्यूड जिसका छोटा होगा उसके पास में होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। मैग्नीट्यूड जिसका छोटा होगा उसके पास में होगा, ये बस ध्यान में रखना है। Q1 और Q2 के बीच में नहीं लाई करेगा इन सेकंड केस। ये केस आपका 1 हो जाएगा और ये आपका केस सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट था, है ना। यदि आपको समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार वापस क्या कर लीजिए, थोड़ा सा बैक जाके फिर आप सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर आप रिज्यूम कर लीजिएगा यहाँ से, है ना। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आपको Q1 एंड Q2 देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट जो P है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, तो आउटसाइड लाई कर रहा है तो मतलब दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, ये तो पहले पता चल गया। और Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, बस क्लियर है। यही आपके यहाँ से कंक्लूजन निकलेंगे, है ना। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन भी लिखा गया है ना, तो आपको रीड कर लीजिएगा, आपको यहाँ से क्लियर, यहाँ भी से भी हो सकता है। और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ये मैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है ना, कि ये किस ईयर में और कहाँ के बोर्ड में आया हुआ था ये, है ना। तो इसलिए आप चीज़ों को ध्यान भी रखिएगा, है ना, सारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल मोमेंट आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि डायपोल मोमेंट किस तरह से डिफाइन होता है, Q × 2a, है ना। जैसे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डायपोल यदि इनके बीच का डिस्टेंस 2a है तो ये Q × 2a से डिफाइंड होता है डायपोल मोमेंट। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? तो वही आपको लिखा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इट इज डिनोटेड बाय P एंड इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। क्लियर है? डायपोल मोमेंट का मैं आपको डायरेक्शन भी बता दिया। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑफ कोर्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है? और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज q। तो आपको पता है कि q इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r² होता है। तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ बनाना एक्चुअली ऐसा इसका फंक्शन बन रहा है, या आप यहाँ से सोच सकते हैं कि E इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू r² बन रहा है। तो यदि E को आप y लीजिए और r को आप x लीजिए, तो y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू x² ग्राफ बन रहा है। तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, है ना। मतलब वैल्यू एक बढ़ेगा तो दूसरा घटते चला जाएगा, तो इस तरह का शेप बनता है। क्लियर है? तो आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। यदि इसी ग्राफ में आपसे पूछता कि E वर्सेज 1/r² ग्राफ बनाइए, यदि इसी क्वेश्चन में E/1/r² ग्राफ बनाइए, तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ना। क्लियर है? क्योंकि उस टाइम पे आपका क्या ग्राफ क्या होता है रिलेशन, y = KQ/r², तो 1/r² की जगह पे आप x रखते हैं ना, तो y = सम कांस्टेंट इंटू x, तो सम कांस्टेंट इंटू x से आपका क्या बन जाएगा, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। y = mx पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो उस टाइम पे आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसे बनता 1/r² वर्सेज जी। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, तो आप लोग कर पाएंगे क्वेश्चंस को, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, इन विच डायरेक्शन इट विल टेंड टू मूव। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of electric field, and negative charge moves opposite to the direction of electric field, opposite to the direction of electric field। ठीक है, in same direction पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, चलिए मैं सबसे पहले आप इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग एक, क्योंकि कंसेप्ट बहुत बार आता है ना, इसलिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आपके 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है ना। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है।
स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आपका मैक्सिमम होता है ना। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एनालिसिस भी करा देता हूँ। जैसे मैं 3 सिचुएशन ले रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक ऐसे शेप का और एक ऐसे शेप का। जैसे यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है, तो आप यदि इसको उठा के आप यहाँ पर रख दीजिएगा तो वो एज इट इज़ रहेगा वो, है ना। इसके मोशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। जहाँ से आप उठाएं तो वहाँ पे वो रख देंगे तो वो वहाँ पे ही स्थिर रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, है ना। यदि कोई बॉडी यहाँ पे है, आप इसको राइट में शिफ्ट कीजिए या लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, तो शिफ्ट करने के बाद ये वापस क्या करेगा कि अपने पोजीशन को रिगेन कर लेगा, है ना, ठीक है। तो ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखिए अपने रीजन से क्या है, कम है, सबसे कम है इस पोजीशन पे, है ना। तो इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और थर्ड केस, ये केस 1 था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। थर्ड में यदि इस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है, यदि आप इसको राइट में शिफ्ट कीजिए या लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, तो शिफ्ट कीजिएगा तो वो वापस फिर नहीं आ जाएगा, वो गिरते चला जाएगा वहाँ से, है ना। तो यहाँ इस सिचुएशंस में इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको समझा दिया कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं आपको अच्छी तरह समझा दिया। कोई भी किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम है तो वहाँ पे एफ नेट भी उस पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। मतलब एफ नेट भी 0 होगा और टॉर्क नेट भी 0 होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बोर्ड्स में, है ना। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं पहले, है ना। तो देखिए, इन विच ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता होगा कि U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डायपोल व्हेन इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -P डॉट E होता है ना। या इसको आप डॉट प्रोडक्ट है ये, तो इसको आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, है ना। अब सोचिए U की वैल्यू cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू cos थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, क्लियर है। एंड cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो U की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कब, जब cos थीटा की वैल्यू माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है ना। तो U मैक्स इक्वल टू -P cos ऑफ थीटा, है ना। और माइनस cos ऑफ 180 डिग्री इज -1 होता है ना। एंड cos ऑफ 0 डिग्री 1 होता है। तो माइनस ऑफ P cos थीटा की वैल्यू -1 कब होता है, cos 180 डिग्री पे, है ना। तो -1, तो ये प्लस E हो गया। तो U मैक्स की वैल्यू क्या होगा, प्लस E कब होता है, जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तब क्या होता है आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आपसे स्टेबल इक्विलिब्रियम भी पूछा है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। U मिनिमम इक्वल टू -P cos थीटा की वैल्यू जब 1 होगा, है ना। तो cos थीटा की वैल्यू 1 कब होता है, cos 0 डिग्री पे होता है ना। तो -P, ध्यान रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी -P cos थीटा होता है। मतलब cos थीटा की जब वैल्यू मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है। क्यों, क्योंकि इसके बाहर माइनस लगा हुआ है, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, है ना। तो -P, तो U मिनिमम की वैल्यू -P है। तो ये दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यही आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दिया, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजी वे में आगे के लिए भी आपके पास कंसेप्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9,
2 point charges having equal charges separated by some experiences of force इन जब एयर में है, ठीक है, तो 80 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस। तो देखिए इसके लिए कंसेप्ट आपका याद रखिएगा कि एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के होता है ना, वेयर के इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम इन विच द चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट। तो एयर में दिया गया है आपका कितना 8 न्यूटन दिया गया है, वाटर में आपका पूछा गया है ना, तो एफ इन वाटर इज इक्वल टू एयर में दिया गया है 8 और वाटर का के होता है 80, तो 1/10 न्यूटन। के ऑफ वाटर आपको पता होगा, मैं प्रीवियस अपने वीडियोज़ में आपको अच्छी तरह से बताया हूँ, मैं आपको लिंक दे दूँगा आई बटन में, है ना, आप देख सकते हैं, वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। 80, 81 क्लियर है। अप्रॉक्सीमेटली दोनों में से कोई भी जो हमें दिया रहता है वो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ कि के ऑफ वाटर इज़ 80, तो इस तरह से आप कंसेप्ट को यूटिलाइज कर पाइएगा। ये फार्मूला हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 ड्रॉ किया गया है। आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो मेटल या कंडक्टर का एक 2 प्रॉपर्टीज होता है आपको बहुत अच्छी तरह से कि ई इनसाइड इज 0, ई इनसाइड 0 होता है एंड ई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये तो हमेशा आपको मैं एक चीज़ पहले भी डिस्कशन में बताया था, तो कि ई इनसाइड 0 होगा और ई परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज 0। तो ये 2 कंसेप्ट से इस ग्राफ को आप कंप्लीट कर पाइएगा, इस 2 कंसेप्ट से इस ग्राफ को आप बता पाइएगा या डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर पाइएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है तो 0 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये 3 तो ऐसे गायब हो गए, तो बचा आपका यही। और एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, देख लीजिए डी ऑप्शन में ऐसा कर्व्ड क्यों हुआ है। तो मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो देखिए ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से होते हुए जा रहा है, देखिए, है ना, इसीलिए कर्व्ड हो गया है ये। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, है ना। या आपसे खुद से ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको इसी तरह से ड्रॉ करना होगा। और क्यों ड्रॉ किया गया ऐसे कर्व्ड, तो आपको मैं एक्सप्लेन दे दिया रीज़न, है ना, कि रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे, है ना, टेंजेंट से, इसलिए। क्लियर है, आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट आउट राइट और रॉन्ग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द म्यूचुअल फोर्सेज बिटवीन 2 चार्जेस डू नॉट अफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मैं आपको समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझिए, है ना। इनके बीच में जैसे Q1 और Q2 2 चार्जेस है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो अभी इनके बीच में फोर्स जो अभी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो के Q1 Q2 बाई R1 R स्क्वायर होगा। मान लीजिए कि आपने थर्ड चार्ज यहाँ पे Q3 रख दिया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला फोर्स थोड़ा इफेक्ट होगा। Q3 तो अपना एक अलग फोर्स लगाएगा इस पर, और Q3 इस पर भले अपना जो फोर्स लगाए, ठीक है, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा हुआ, तो वो थर्ड चार्ज पार्टिकल से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपका आंसर राइट है ना। तो चीज़ों को थोड़ा क्वेश्चन आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कंसेप्ट को क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। आप अपने लैंग्वेज के लिए क्या कर सकते हैं, एक बार रीडिंग कर सकते हैं, है ना, जो मैं बताया वही आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी आपका लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं आपके ऊपर इतना छोड़ रहा हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ पाइएगा, है ना। चीज़ों को कंसेप्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, राइट द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड डी फॉर विच टॉर्क इन द डाइपोल इज मिनिमम। तो आपको पता होगा कि यू जो होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल इज माइनस ऑफ पी डॉट ई, है ना, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस पी कॉस थीटा एंड टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस सी, ठीक है, या पी साइन थीटा। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा मिनिमम होगा। कोई दिक्कत है, क्लियर है। तो मिनिमम टॉर्क साइन थीटा की वैल्यू 0 हो, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, है ना। अब साइन थीटा 0 होता है जब थीटा या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है, तब भी होता है ना। आपको अच्छी तरह से साइन का ग्राफ भी पता होगा, है ना, कि साइन का ग्राफ क्या होता है ना। साइन का ग्राफ आपका ऐसा बनता है ना, ये 0 180 डिग्री और ये आपका 360 डिग्री। तो 0 180 और 360 तीनों पे वैल्यू 0 होता है ना। तो जो कि एंगल हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका थीटा एंड 0 डिग्री यूज आंसर, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये 1 मार्क में हम लोग इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इसके 3 पार्ट्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
और आप ठीक है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दिल्ली 2008 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए 1 बाई 1 में इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाई 1 2 पार्ट्स हैं तो उसमें क्वेश्चन आपको बन जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 डाइपोल्स दिए गए हैं, 2 स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स ए बी एंड सी डी, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी आर केप्ट एन एंगल 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ से ए बी, तो ए बी एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा और सी डी तो निगेटिव से पॉजिटिव, कोई दिक्कत है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो सी डी का डायरेक्शन क्या होगा, मैं जैसे एरो बनाया हूँ उस तरफ होगा। मतलब 2 ऐसे डाइपोल है ना, ऐसे डाइपोल में इसको इनको शिफ्ट कर लिया, पी और पी इनका दिया गया है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, कोई दिक्कत है? एज सोन, तो सो इन द फिगर व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, इसमें वेक्टर का कंसेप्ट लगता है, ठीक है ना। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पूछा गया तो पी नेट इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, है ना, का अंदर रूट रिजल्टेंट वेक्टर की तरह। तो वैल्यू पुट कीजिए कॉस 120 की वैल्यू, चूँकि इनके बीच में कॉस 120 की वैल्यू -हाफ होता है, तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर -हाफ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू पी स्क्वायर का अंदर रूट बन जाएगा और पी आ जाएगा, पी नेट की वैल्यू पी आ जाएगा। अब एक मैं आपको 1 लाइन में भी मैं बोल सकता था कि यदि 2 इक्वल वेक्टर्स यदि 120 डिग्री पे अलाइन होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होता है और वो वेक्टर उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है ना। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और उसका रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा आइदर ऑफ दोनों के बराबर ही होता है ना, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, पी और पी दोनों आपस में बराबर ही हैं। तो यहाँ से भी आप कंसेप्ट जिसको पता होगा वो कर सकता है ना। ये जो सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये बोल रहा है कि सिस्टम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है जिसका डायरेक्शन एक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और ई एक्स के डायरेक्शन में है। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क अलोंग दिस, ठीक है। तो अब टॉर्क आपसे पूछा गया है, तो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है। तो ध्यान में रख, अभी मैं आपको बताया कि पी नेट जो होगा, पी नेट है ना, पी नेट भी पी है और मैं बोला था कि ये एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा ना, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पी साइन थीटा लिखिए, तो पी नेट तो पी हो गया, ई तो ई ही है। अब थीटा किसके बीच में ले जाता है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा 30 डिग्री है, क्योंकि पी ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो P साइन 30 डिग्री, पी ई साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आपका हाफ होता है, तो P/2 इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन आपसे पूछा गया है, तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो पी क्रॉस ई, तो राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से कीजिए पी क्रॉस ई, तो आपको इनवर्ड आएगा टॉर्क डायरेक्शन, कोई दिक्कत है, पी क्रॉस ई इनवर्ड है ना, मतलब इनसाइड ऐसे आएगा, कोई दिक्कत है, पता होगा आप लोग को, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं, है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो हम लोग गॉस लॉ पे बेस्ड हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। गॉस लॉ क्या था आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आप लोग को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। यही तो होता है गॉस लॉ, Q in by ε0, है ना, यही तो होता है गॉस लॉ। इनसाइड चार्ज से बस हमारा मतलब होता है। तो इसमें आपके 2 स्फीयर S1 एंड S2 दिया गया है, 2Q S1 पे चार्ज है और S2 के अंदर जो चार्ज है वो 4Q है। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। तो रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो आपको अच्छी तरह से पता है कि रेशियो सरफेस 1 से, तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर 1 क्या होगा, उसके अंदर S1 के अंदर तो सिर्फ 2Q चार्ज ही है, तो 2Q/ε0 एंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो S2 के अंदर ये दोनों चार्ज 2Q भी है और 4Q भी है, कोई दिक्कत है,
दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 प्लस 4 6 क्यूब हो गया, 6 क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि आपसे रेशियो पूछा गया तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1/3 बच जाएगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड पूछा गया है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 एंड S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर इज इंट्रोड्यूस्ड। तो आपको पता होगा कि एप्सिलॉन की जगह पे क्या हो जाता है, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, म्यू ऑफ मीडियम, है ना। कोई दिक्कत है? तो मीडियम किसी भी तरीके का किया जाएगा तो वहाँ पे इससे रिलेशन से आपका आएगा वो वैल्यू, है ना। तो इफ मीडियम इज फील्ड इन S1 तो आपका Q बाई एप्सिलॉन की जगह पे आप वो वैल्यू पुट कर लीजिए। ये तब फॉर्मूला लगता है जब एयर उनके बीच में होता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। कि दिक्कत है? तो वही किया गया यहाँ पे, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, आंसर ये आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड -q -2 क्यूब एंड +q, है ना, आर लोकेटेड A,0 4,0 रेस्पेक्टिवली। What is the electric flux due to the charges through a sphere of radius 3a with the center। आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है ना कि 2q -2q जो है A,0 पे रखा गया, +q जो रखा गया 4a,0 पे रखा गया है, और स्फीयर का जो रेडियस है वो 3a है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, फ्लक्स पूछा गया है। तो फ्लक्स मेरे को क्या मतलब होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q in बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q in बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे सिर्फ इनसाइड चार्ज से मतलब है, इनसाइड चार्ज है तो -2q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चूंकि निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इनवर्ड होता है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड, है ना, और रेडियली निगेटिव के कारण रेडियली इनवर्ड होता है। तो फ्लक्स इनसाइड होगा, ये इनवर्ड होगा, तो इसलिए आपका आंसर 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? इनवर्ड इसने लिख दिया इसने, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। A charge Q is placed at the center of the cube. What is the electric field passing through the each face of the cube पूछा गया, है ना। तो इससे एक रिलेटेड कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक क्यूब है ना, क्यूब के सेंटर पे एक रखा गया है आपका क्यूब, है ना। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा, Q बाई चार्ज इनक्लोज बाई द क्यूब Q है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो क्यूब के थ्रू हो गया, बट आपसे पूछा गया क्यूब से नहीं, सरफेस से पूछा गया, वन सरफेस। तो ये तो बात सिमेट्री कंडीशन से आप बोल सकते हो कि इस सरफेस से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि एकदम सेंटर पर रखा गया क्यूब, तो सभी सरफेस से उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्यूब का 6 सरफेस होता है। तो 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिगर शोज 3 चार्जेस दिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, -q +2q और +3q दिया गया है, और 2q -q अंदर है। तो आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, हमको सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज से मतलब होता है, बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई रोल नहीं होता है। तो +2q -q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनसाइड चार्ज ही है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज हाफ्ड, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंजेस। उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। जैसे चार्ज सपोज कीजिए कि ये ऐसे है, गॉसियन सरफेस है ना। अब आप इसको बढ़ा के इतना बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए, तो चार्ज इनक्लोज बाई द सरफेस रिमेन सेम, है ना। छोटा भी कर दीजिएगा तो चार्ज इनसाइड उतना ही रहेगा। तो हमको तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इतना अभी भी पहले था, बाद में भी उतना ही है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। कोई दिक्कत है? समझ में आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।